नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। देखिए, तो अब पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने संसद में लोकसभा तक हम पहुंच गए थे और काफी अच्छा परिचय हमने देख लिया था। और उसके बाद हम लोकसभा की तरफ आगे चलते हैं और लोकसभा के आगे तरफ चलते हुए लोकसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो हमने लोकसभा का परिचय देखा है, लोकसभा में जो पद का निर्वाचन होता है, लोकसभा के जो पद की आर्ताएं होती हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और कर भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। देखो, आर्ताओं में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि भारत का नागरिक है, 25 साल का होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ये तो है भैया आर्ताएं जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए आपके पास। अब आप भारत के नागरिक तो हो, 25 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर चुके हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अभी लाभ के पद पे भी नहीं हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फिर लड़ो, देर किस बात की। फिर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो फटाफट से लड़ो, टिकट किसी पार्टी में शामिल हो जाओ। ठीक है। हाँ, देखो, ये तो आपकी इच्छा है किसी पॉलिटिक्स में जाना है या नहीं जाना, बस मैं तो आपको बता ही सकता हूं। लेकिन आपके पास तीनों योग्यता है तो आप बन सकते हैं। हाँ, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए, जो भी आपके पास है नहीं है, तो आप बैठे रहिए चुपचाप। चलिए, तो लोकसभा कभी लड़ने का आपका मन है तो लोकसभा की योग्यता आपके पास तो है। लेकिन हाँ, कभी किसी को लाभ का पद मिल भी जाए तो फिर लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपको सबसे पहले उस लाभ के पद को भी छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपके लाभ के पद में बता चुका हूं कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या कोई अन्य प्राधिकरण के अधीन भी आप किसी सेवा में कार्यरत हैं तो वो लाभ के पद में ही माना जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट। तो लोकसभा के यानी इंडियन पॉलिटी लिख देते हैं पहले हम। इंडियन पॉलिटी में हमारा चल रहा था संसद, यही था, संसद चल रहा था और संसद को हमने लिखा था पार्लियामेंट। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में संसद और पार्लियामेंट, इसमें हमारा लोकसभा। और लोकसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा का कार्यकाल मैंने बताया था 6 वर्ष का होता है, लेकिन उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सदस्य सेवानिवृत्त कैसे होते हैं, रिटायर्ड कैसे होते हैं, अवकाश कैसे ग्रहण करते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका था। लेकिन अब लोकसभा का कार्यकाल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में अभी जो है वो 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा हमारे भारत में चल रही है। चलिए, और 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे 2024 में। चलिए, तो आगे हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल यानी टेन्योर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के कार्यकाल में बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? निश्चित 5 वर्ष का होता है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है यह निश्चित 5 वर्ष का होता है। निश्चित 5 वर्ष का होता है। निश्चित 5 वर्ष का होता है। चलिए, उसके बाद यदि मैं बात करना चाहता हूं तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होता है। लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि लोकसभा क्या निश्चित 5 वर्ष के लिए ही चलती है? ऐसा कभी ऐसी कोई स्थिति आ सकती है क्या जिसमें प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग भी करवा सकता है? यह भी स्थिति कभी आ जाती है और ऐसा बार बार हुआ है। ऐसा हमारे संविधान के इतिहास में देखें, हमारी सरकार और राजनीति के इतिहास में देखें तो ऐसा कई बार हो भी चुका है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहकर राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करवाया है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ष तो एक निश्चित समय है, एक निश्चित वक्त है। लेकिन आप सभी जानते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं लिखकर कि लेकिन प्रधानमंत्री 5 वर्ष से पूर्व, और देखो अब ये मैं चौथी बार लिख रहा हूं आपके सामने, चौथी बार, लेकिन प्रधानमंत्री 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति से सिफारिश कर, प्रधानमंत्री 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति से सिफारिश कर, राष्ट्रपति से सिफारिश कर, राष्ट्रपति से सिफारिश कर, राष्ट्रपति से सिफारिश करके करके लोकसभा को भंग करवा सकता है। लोकसभा को भंग करवा सकता है।
लोकसभा को भंग करवा सकता है। तो हमने ये भी सिचुएशन देख ली थी कि भाई ऐसा नहीं है कि निश्चित 5 वर्ष के लिए होती है तो मतलब यहां पर लोकसभा कभी भंग नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री कभी त्यागपत्र नहीं दे सकता, या लोकसभा कभी डिसॉल्व हुई नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे भारत में लोकसभा को भी डिसॉल्व किया गया है और कई प्रधानमंत्रियों, कई तो नहीं लेकिन हाँ कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया भी है। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देना या लोकसभा का भंग होना, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही स्थितियों में सरकार का बर्खास्त होना बनता है, दोनों ही स्थितियों में सरकार नहीं रहती है। तो कुल मिला के मैं अपनी बात समझा चुका हूं, ये 5 वर्ष से पहले या 5 वर्ष की कंडीशन में भी कुछ हो भी सकता है। लेकिन ऐसा बताया गया कि इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय 1975 और 76 की बात बता रहा हूं मैं, 75 और 76, यानी हमारे भारत में जब 21 जून 1975 को जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के कारण, इंटरनेट डिस्टरबेंस के कारण। तो आंतरिक अशांति के कारण क्या होता है, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और राष्ट्रीय आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया था, यानी लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया था। तो ये बहुत ही एक स्टैटिक जीके का पॉइंट है जो आपके लिए आ सकता है कि लोकसभा के कार्यकाल को किस अधिनियम संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया था। तो ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपका आंसर होना चाहिए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा के माध्यम से यानी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, यानी संविधान में ही परिवर्तन कर दिया, 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी आप सोच रहे हो, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में ही संशोधन कर दिया और लोकसभा के कार्यकाल को केवल अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। मुझे बताइए कोई भी प्रधानमंत्री अपने हित के लिए संविधान में संशोधन कैसे कर सकता है? हाउ टू डेयर, मतलब हिम्मत कैसे हुई? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। यानी अपने फायदे के लिए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब देश की राष्ट्रीय आपातकाल से गुजर रही थी तो उस समय उनके सामने कई चैलेंजेस आ रहे थे और उनके सबसे बड़े अपोजिशन लीडर थे उस समय जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है। तो उनके कारण या इमरजेंसी से डर के या जनता के चुनावों से डर के, लोकसभा के चुनावों से डर के आप अपने कार्यकाल को 1 साल तक और बढ़ा देते हैं? ऐसा तो नहीं है। संविधान यह कहता है कि हां परिस्थिति बस आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप अपने हित के लिए संविधान में संशोधन करो। ये ना भारत की जनता और ना संविधान बर्दाश्त करेगा इसको। तो इसी कारण और राष्ट्रीय आपातकाल में जो इंदिरा गांधी का जो एक नेगेटिव वाइब फैल गई थी पूरे भारत में, जब उनके हारने का, पतन का कारण केवल राष्ट्रीय आपातकाल था। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जब देश में चुनाव होते हैं तो मोरारजी देसाई की सरकार जो बनती है 1977 में, जिसे जनता दल की पहली सरकार कहते हैं, और जनता दल की यानी कांग्रेस की जो पार्टी थी और कांग्रेस की पार्टी के एक अधिकार को तोड़ा गया पहली बार। यानी हमारे भारत के इतिहास की राजनीति में देखें तो कांग्रेस पार्टी के एक अधिकार, सरकार की राजनीति और उसके एक अधिकार को तोड़ा गया। तब जाकर 1977 में जनता दल की सरकार बनती है और जनता दल की सरकार जो थी ये आईएनसी के अपोजिशन में थी। तो चलिए उसके बाद क्या होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, और ये किसने किया था? यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ये थे। तो इनके कार्यकाल में यानी 78
1978 में फिर से लोकसभा के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल को 6 से 5 कर दिया गया, 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। और तब से लेके आज तक हमारा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, ना कि 6 वर्ष। यानी यदि मान लो मोरारजी देसाई ऐसा मान लो नहीं करते तो आज हमारे लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता और हर 6 वर्ष में ही चुनाव होते लोकसभा के। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने ऐसा ठाना कि हम इसको 5 वर्ष करेंगे क्योंकि हम संविधान के अनुरूप चलना है, संविधान के खिलाफ नहीं चलना। चलिए, मतलब 42 अमेंडमेंट बताया जाता है जो 1976 में हुआ था। 1976 अमेंडमेंट जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहते। इसमें कम से कम बताया जाता है कि 18 और 19 और 20 से ज्यादा संशोधन हुए थे संविधान में, और ऐसे संशोधन हुए, कुछ अच्छे भी थे तो कुछ बुरे भी थे। ये ऐसा अमेंडमेंट है जिसने भारत की प्रस्तावना में समाजवादी यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंड शब्द जोड़ा था, जो कि हमारी प्रस्तावना के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात करते हैं, इसने राष्ट्रपति के सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया था। यह भी बहुत कहीं हद तक अच्छी बात है, जिससे राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के राजा के समान पद रखता है वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता। यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे अमेंडमेंट तो ये तो बहुत गंदे हैं, यानी संविधान में संशोधन आप अपने हित के लिए कर रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके पीछे कारण है और नोट भी लिख लें आप। अच्छा, मान लीजिए देश में हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और जितने समय तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगभग 2 या 2.5 वर्ष चला था, बिल्कुल चला था। ठीक है, जब 2-2.5 वर्ष चला था तो याद रखें, तो क्या अब मान लीजिए कि जैसे कि मान लो 2024 में चुनाव होते हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और अगले चुनाव होंगे 2029 में। अभी शासन कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति से कहकर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया, लीगल तरीके से। मैं कह रहा हूं लीगल तरीके से। ठीक है भाई, आक्रमण मान लो चाइना ने कहते हैं कि हिमाचल तक अपनी लाइन बिछा ली है या हिमाचल तक घुसपैठ हो गई है, और प्रधानमंत्री को खबर मिली है कि चीन जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, तो बाह्य आक्रमण हो चुका है। या मान लीजिए कि सशस्त्र विद्रोह हो चुका है, कि अपने भारत के लोगों ने ही अपने भारत के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। तो कुल मिला के ये बात कही जाती है कि दोनों ही कारणों या दोनों में से किसी एक कारण से नरेंद्र मोदी अपनी सिफारिश पर द्रौपदी मुर्मू से पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा देते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो हो गया, तो 2024 में नहीं बल्कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 2028 में, और 2028 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और 2029 तक चलता है, और 2029 तक नहीं, 2029 तक आते आते 2029 आ गई, लेकिन राष्ट्रपति शासन हट नहीं रहा है। अब 2029 में सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि चुनाव भी होने वाले हैं, क्योंकि सरकार को 5 साल हो गए भाई साहब, लेकिन राष्ट्रपति शासन हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं हुई है। यानी राष्ट्रपति शासन अभी लगा रहेगा। कुल मिला के ये प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि अभी राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के हटने से दिक्कत और स्थिति बिगड़ सकती है। तो उस समय चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, देश बहुत महत्वपूर्ण है, और देश जब महत्वपूर्ण होता है तो चुनावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, चुनाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इस समय लोकसभा यानी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होगा, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन खत्म होगा, तो खत्म होने की तारीख से लोकसभा के कार्यकाल को केवल और केवल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन खत्म होता है 2030 में, ठीक है। अब बोलेंगे सर चुनाव तो 2029 में होने थे। अरे मान लिया होने थे, लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाई जो सरकार 5 साल आपने देख ली,
जो सरकार आपने मान लो अच्छी थी या बुरी थी, मैं कहता हूं कुछ भी हो, ठीक है, अच्छी थी या बुरी थी, अरे बुरी थी तो झेल लो, 1 साल और झेल लो। जब राष्ट्रपति शासन हटेगा, चुनाव होंगे, तो देख लेना अपने आप किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। लेकिन अभी जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो चुनावों को साइड कर दीजिए, ठीक है। और जिस सरकार ने 5 साल राज किया है, क्या वो राष्ट्रपति शासन के हटने तक और उसके 6 महीने के बाद तक क्या आप उसे झेल नहीं सकते? तो कुल मिला के यदि 2029 में चुनाव होने थे, तो ये चुनाव यहां नहीं होंगे अब। और राष्ट्रपति शासन तब तक नहीं हटेगा, और हटने के बाद नहीं है, राष्ट्रपति शासन को हटने के बाद भी लगभग 6 महीने के बाद इलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो मान लीजिए कि 2030 में राष्ट्रपति शासन हट भी जाता है, तो उसके लगभग 6 महीने के बाद चुनाव होते हैं। क्योंकि 6 महीने तक, जैसे राष्ट्रपति शासन मान लो 2030 के जनवरी में हट गया, और जनवरी से लगा लीजिए 6 महीने कितने हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई तक कोई भी चुनावों की बात नहीं होगी। चुनाव होंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके होंगे, अक्टूबर में जाके होंगे चुनाव, 6 महीने के बाद। तो यह बात मैंने कही है क्योंकि चुनावों को हटाइए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर नजर फहराइए अपनी थोड़ी सी। तो इसलिए मान लीजिए 2028 से और जनवरी 2030 तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता है, तो उस समय चुनावों की बात नहीं होगी, और जनवरी के बाद भी चुनावों की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कार्यकाल में जनवरी से लेके यानी राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के बाद ही चुनाव होते हैं। और उन 6 महीनों में क्या होता है? उन 6 महीनों में भारत की सरकार उस राष्ट्रीय आपातकाल के कारण जो देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति, देश की पॉलिटिकल जो कंडीशन है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो देश की धार्मिक स्थिति है, उनको दोबारा से रिकवर करने का प्रयास करती है सरकार। 6 महीने का टाइम और लग जाता है। अब बोलेंगे सर 1-2 दिन की बात ही तो है, 1-2 दिन में हो जाता। 1-2 दिन में नहीं होता, ये देश है, ये कोई घर नहीं है, छोटा सा कमरा नहीं है। देश की हर स्थिति को देखना पड़ता है फिर, कि जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कुछ चीजों पर बैन हो गई थी, आपको पता है सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर, तो उन सारे अधिकारों को दोबारा से बहाल करना पड़ता है। संसद में एक बिल पारित करना पड़ता है कि ये इमरजेंसी लीगल थी या इलीगल थी। ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, और सरकार के प्रोसेस में तो टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं, सरकारी कामकाज है भाई ये, ठीक है। तो 6 महीने देश की स्थिति को दोबारा से बहाल करने में समय लगता है, और देश की स्थिति जब बहाल हो जाती है 6 महीने के बाद, तो उसके बाद फिर वापस से चुनाव हो जाते हैं। तो लोकसभा के कार्यकाल को केवल राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की तारीख से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रपति शासन, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति की तारीख से, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की तारीख से, समाप्ति की तारीख से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब भी राष्ट्रपति शासन खत्म होगा। अब राष्ट्रपति शासन कितना लंबा चलेगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड है। सिचुएशन जैसी ठीक होती है, राष्ट्रपति शासन खत्म होने की कगार पर आ जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल, मैं बार बार इसको शासन बोल रहा हूं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। चलिए, तो ये नोट याद रखना, और ये 6 महीने का समय याद रखना, ठीक है। आ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय या राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 2 महीने। तो बच्चे 6 महीने और 1 साल और 2 महीने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है 6 मंथ। कितना है? 6 मंथ। तो ये लोकसभा का कार्यकाल था जो हमने पूरा कराया, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे पहले भंग भी कर सकते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, लिखा चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने दोबारा 5 वर्ष कर दिया, और उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की तारीख से इसके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। यानी जो सरकार 5 साल बाद चेंज होनी थी, वो अब राष्ट्रपति आपातकाल की समाप्ति की तारीख से 6 महीने बाद तक शासन और करेगी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब टॉपिक आपका क्या चलेगा बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं एक लड़कों से यहां पर एक गुजारिश करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे केसेस ये चल रहे हैं,
देखो अभी हमारे भारत में सरकारी नौकरी को लेके कितना एक ऑरा बन चुका है, कितना एक माहौल बन चुका है कि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि दहेज लेना मना है, ठीक है। एक कहते हैं कि दहेज प्रथा जो चल रही है, जो लड़के दहेज ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। लेकिन उन लड़कियों के पिताओं पर भी ये केस होना चाहिए जो अपनी लड़कियों के लिए सरकारी दूल्हा देख रहे हैं। ये हकीकत है। यानी इस भारत में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाले लड़के पक्ष नहीं होता। इस दहेज प्रथा को बढ़ावा देने में पूरा के पूरा हाथ लड़की के पिता का होता है और यह बात सत्य है। आप किसी भी घर में जाके, अभी एक केस हुआ है, मुझे जगह का नाम नहीं पता, वहां पे यह केस हुआ है कि एक लड़की अपने मतलब मंडप में बैठी थी अपने पति के साथ, मतलब शादी हो रही थी उनकी, मंडप में बैठी थी और मंडप से वो अचानक उठकर चली गई। अब सुनिए घटना क्या थी। घटना यह थी कि लड़की को यह पता चला कि इस लड़के की सरकारी नौकरी नहीं है, इसकी प्राइवेट नौकरी है, इसकी प्राइवेट नौकरी है। अब सीधी बात है, लड़की को धक्का लगा, जबकि उस लड़के ने सबसे पहले जब उनसे कोई बातचीत हुई होंगी या मिले, जब आपस में वो मिले होंगे, कहीं ना कहीं बातचीत की होंगी, होती हैं बातें, जब फैमिली अलाउ करती है तो मिल लिए होंगे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने, लड़के ने लड़की से यह कहा था कि मेरी सरकारी नौकरी है, मेरी सरकारी नौकरी है। तो लड़की ने इस सरकारी नौकरी के बेस पे रिश्ते से हाँ कर दिया कि मैं शादी करने को तैयार हूं। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। लड़के ने बोला कि मेरी सरकारी नौकरी है। अब यह भी हो सकता है कि भाई लड़के को लड़की पसंद आ गई हो, तो इसलिए उसने ये बोल दिया हो कि भाई ये लड़की सरकारी नौकरी चाहती है तो मैं इतना सा झूठ बोल देता हूं, जबकि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है प्राइवेट नौकरी में। हाँ, तो उसने बोला कि बाद में पता भी चल गया तो मैं सैलरी से कवर कर लूंगा, ठीक है। अब ऐसा क्या पता था, लड़के ने, चलो मान लो लड़के ने झूठ बोला, ये सबसे बड़ी गलती लड़के की थी इसमें, लेकिन लड़के की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। आप सैलरी सुनेंगे ना उस लड़के की तो आप दंग रह जाएंगे। अब सुनिए, वो लड़की मंडप को छोड़कर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस लड़की को पता लग गया था कि लड़के ने मुझसे झूठ बोला है, वो लड़का प्राइवेट नौकरी में है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी का नाम सुन के लड़की ने मंडप से छोड़ दिया और शादी करने से कर दिया इनकार, पूरे भरे बीच मंडप में। सोचिए कितना बड़ा अपमान है, ठीक है, खुद का भी है और दूसरों का भी है, प्राइवेट नौकरी के नाम पर। और जब लड़के ने इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए अपनी एक्चुअल सैलरी बताई तो आप दंग रह जाएंगे। उसकी एक्चुअल यानी अपनी सैलरी स्लिप कौन बताता है मंडप में बैठकर भाई? तो मंडप में बैठकर उस लड़की को जब सैलरी स्लिप बताई अपनी प्राइवेट नौकरी की, पता तो चल ही गया था, तो अब उसने बोला सैलरी स्लिप भी बता देते हैं। तो सैलरी स्लिप बताई, उसकी सैलरी थी 1.25 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, 1.25 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, जो शायद किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती होगी, किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर। मैं नहीं मानता, डॉक्टर या प्रोफेसर को छोड़ दें तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 1.25 लाख सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, कोई आईएएस अधिकारी, सचिव वगैरह है तो बात अलग है, मैं उन पोस्टों की बात नहीं कर रहा, एक जनरल सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। 1.25 लाख रुपए सैलरी है उसकी पर मंथ, और पता नहीं क्या घर अलाउंस भी था उसके नाम, तो कुछ घर अलाउंस भी था, कार भी मिलती थी उसे। तो सोचिए यार, मतलब इतनी सैलरी होने के बावजूद बस आज के लोगों को केवल सरकारी नौकरी का टैग चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी करना बुरा है या प्राइवेट नौकरी करना बुरी बात है, बात नौकरी की हो रही है। अब सोचिए, यानी कुल मिला के लड़की को कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। चलो कम से कम झूठ, मैं मानता हूं कि झूठ से उसे आहत पहुंचा होगा, झूठ बोला है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप लड़के ने ऐसा किया कि भाई पहले सरकारी नौकरी बता दिया। अब सरकारी नौकरी में सैलरी होती है 17 से 80 हजार, लास्ट 85 हजार रुपए, ठीक है, एक नॉर्मल नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 70 से 75 हजार। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइवेट में उसको मिलते हैं कम से कम 5 हजार 10 हजार रुपए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब सैलरी भी साहब प्राइवेट में वो गवर्नमेंट से दोगुनी कमा रहा है, ये भी देखो, गवर्नमेंट से दोगुनी कमा रहा है सैलरी, फिर भी लड़की ने शादी से इनकार कर दिया भरे बीच मंडप में। अब मुझे बताइए गलती किसकी है? इसमें गलती झूठ बोलने वाली की नहीं है। उसने झूठ बोला, बहुत ही अच्छे तरीके से बोला, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी सैलरी इतनी है कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा और लड़की मान ही जाएगी।
लेकिन क्या पता कि लड़की तो सरकारी नौकरी के लिए तरस रही थी। तो यही बात है कि हमारे भारत में आज जो दहेज प्रथा बढ़ रही है वो एक्चुअली में लड़की पक्ष और लड़की के पिता की तरफ से बढ़ रही है, क्योंकि लड़की का पिता जब सरकारी नौकर चाहता है तो सरकारी नौकर सीधा सीधा बोलेगा भैया मुझे तो एक फॉर्च्यूनर चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि अब लड़की के पिता की कमजोरी है, लड़की के पिता को पता है कि सरकारी नौकर आजकल बहुत कम है, मिलेगा नहीं, भैया जो मांग रहा है दे दो, फॉर्च्यूनर दे दो, थार दे दो, कुछ भी दे दो। तो एक्चुअली में दहेज प्रथा यहां बढ़ रही है। डिमांड लड़के की तरफ से होती है, जरूर होती होगी, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने का काम खुशी खुशी लड़की का बाप करता है। तो दैट्स इट, यानी दहेज प्रथा में किसी एक की गलती नहीं, दहेज प्रथा में दोनों की बराबर गलती है और सबसे ज्यादा गलती लड़की के पक्ष की तरफ से होती है। मैं यही बात आपसे कहने देना चाहता हूं, साफ साफ बड़े बढ़िया शब्दों में। चलिए, तो ये केस था, मैं दंग रह गया। खैर, ये भी हमारे भारत की सामाजिक समस्या है। हाँ, चलिए, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मतलब सबसे ज्यादा दहेज के केसेस मुझे यहां मिलने को देख रहे हैं, बाकी जेन्युइन केस भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। जेन्युइन केस हैं तो उनका मैं विरोध करता हूं कि वहां पे दहेज लेना, दहेज या लड़की की तरफ से दहेज की मांग करना, कि लड़का कुछ भी नहीं और दहेज की मांग कर रहा है, तो वो गलत भी है फिर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट बात आते हैं। अब मैं आपको जो टॉपिक की बात करें तो लोकसभा के कार्यकाल के बाद मैं लोकसभा की सीटों के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं। लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जैसे राज्यसभा की सीटें थी 250 थी, फिर मैंने डिवाइडेशन किया था 229 +4 +5 +12 ऐसे करके बताया था। अभी 245 है वर्तमान में। ठीक है, तो अब यहां पर लिखना चाहेंगे सभी कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा, लोकसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। ठीक है, तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। देखो, हमारे भारत में संसद के दोनों सदनों में देखें तो टोटल मिला के सीट होती हैं लगभग 250 तो सीट राज्यसभा की और 552 सीटें लगभग इसकी। तो 552 और 250 आप देख लीजिए, 750 800 टच कर जाती है। टोटल सीटें 800 टच करती हैं हमारे संसद में। सोचो, 800 सीट संसद के भवन में मौजूद है, तो कुल मिला के संसद भवन कितना बड़ा है। ठीक है, तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा, और हम जानते हैं कि हमारे संसद में जो लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें हैं, तो लिखेंगे लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें, लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें, लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें कितनी है। लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें होती हैं 552। मैं अभी पुरानी बात पे बात कर रहा हूं, 552 बात। ठीक है, चलिए 552 मैं कुछ समझा देना चाहता हूं आपको, उसको ध्यान रखना। तो 552 जो सीटें हैं ये हमारी लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब 552 में से मैं इसको डिवाइडेशन करके देखूं तो मैंने कहा कि भाई टोटल जो सीट हैं, टोटल जो सीट हैं वो कितनी है, वो है आपकी 552। और 552 सीट का मैं डिवाइडेशन करके देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसे मिलता है कि 530 प्लस 20 और प्लस कितना हुआ, प्लस हुआ 2। तो देखिए 552 सीटें हो गई, नहीं हो गई, बिल्कुल। अब जो 530 सीटें हैं ये आती हैं राज्यों से। कहां से आती हैं, राज्यों से। ठीक है, फ्रॉम स्टेट्स। ये जो 20 सीटें करती हैं ये बिलोंग करती हैं यूटी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए, और उसके बाद बात करते हैं जो 2 सीटें होती हैं ये एंग्लो इंडियन, यानी एंग्लो इंडियन और एंग्लो भारतीय। इनको एंग्लो भारतीय कह सकते हैं या फिर इनको हम आंग्ल भारतीय कह सकते हैं, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। चलिए, अब कुल मिला के ये होती है टोटल 552 सीटें। भाई 530 सीटें तो ये राज्यों की विधानसभा से आ जाएंगी, राज्यों की विधानसभा से आ जाती हैं। मतलब विधानसभा मत कहिए, वैसे कह दीजिए, राज्य से कह दीजिए। ठीक है, तो ये राज्यों से आ जाती हैं। चलिए, और हमारे भारत में कितने राज्य हैं अभी, 28 राज्य। तो 28 स्टेटों से कितनी सीटें आ जाती हैं टोटल लोकसभा की, 530 सीटें आ जाती हैं। चलिए, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित की बात करें तो यहां पर 8 यूटी हमारे पास मौजूद हैं। और 8 में से देखें, जैसे कि अंडमान निकोबार में 1 सीट आती है,
लक्षद्वीप में 1 सीट आती है, छोटी छोटी पुडुचेरी में 2 सीटें आती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे कि दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के 8 यूटी में देखें तो 20 सीटों का प्रावधान है। अब 2 सीटों की बात करें, 2 सीटें आती हैं एंग्लो इंडियन से। तो मैं एक्चुअली इनके बारे में बात करना चाहता हूं आपसे कि ये क्या मसला है। देखें, आंग्ल भारतीय का मतलब क्या होता है, और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके राज्यसभा में 12 सदस्यों को तथा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। यानी ये जो सीटें होती हैं 530 और प्लस 20, ये तो होती हैं निर्वाचित सीटें जिन्हें जनता अपने मत के माध्यम से चुनती है। ये तो होती है निर्वाचित, इलेक्टेड सीटें, इन्हें बोलते हैं इलेक्टेड। ये तो होती हैं इलेक्टेड सीटें। लेकिन जो आंग्ल भारतीय की सीटें होती हैं, ये होती हैं मनोनीत सीटें, यानी इनको कहते हैं नॉमिनेटेड सीट इन लोकसभा, नॉमिनेटेड सीट ऑफ लोकसभा। यानी पहले क्या होता था कि 2019 तक हमारे भारत में 2019 तक या 2019 के चुनावों के बाद ऐसा पहली बार था कि जब 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया गया था। उसके बाद इस प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जनवरी 2020 को लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होने वाले 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों की मनोनीत करने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से। समझ गए? यानी 2020 में किया, जबकि चुनाव कब हुए थे हमारे 2019 में। तो 2019 में जो चुनाव हुए और चुनावों के बाद यह प्रथा खत्म नहीं हुई थी, 2020 में जाके यह प्रथा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पूरी तरह। यानी 2019 से लेकर 2024 तक हमारे यहां पर आंग्ल भारतीय काम कर रहे थे, क्योंकि चुनाव तो 2024 में होंगे ना। तो 2024 में जो ये चुनाव हुए हैं, इनमें आप देख लीजिए हमारी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय नहीं बैठेंगे इस बार। समझ गए कैसे? चलिए तो जान लेते हैं। पहली बात तो कि हु इज एंग्लो इंडियन, हु इज आंग्ल भारतीय, कौन है आंग्ल भारतीय? देखो, आंग्ल भारतीय उनको कहते हैं, आप सभी को पता है। थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ चलता हूं। 1853 यानी 1853 के समय हमारा भारत जो था वो औपनिवेशिक सरकार के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी सरकार बड़े धूमधाम से यहां पर अपना शासन कर रही थी। और 1853 में आपको पता है कि भारत में पहली जो ट्रेन थी बॉम्बे टू थाने 33 किलोमीटर चली थी, याद है किसी को? हाँ, तो भारत की जो पहली ट्रेन थी जो बॉम्बे टू थाने चली थी 33 किलोमीटर केवल, वो 1853 में चली थी। तो क्या था कि 1853 में अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारत में छोटे छोटे गांवों तक या छोटे छोटे शहरों या बड़े बड़े शहरों तक अपनी व्यापार की पहुंच को स्थापित करने के लिए, अपनी व्यापार की पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या किया था? उन्होंने ट्रेन सेवा यानी रेल सेवा और टेलीफोन तार के लाइन बिछाने स्टार्ट कर दिए। अब ट्रेन के लिए रेल की पटरियां बिछाई गई और टेलीफोन के लिए तार बिछाए गए। तो उनको बिछाने के लिए क्या था, अंग्रेजी सरकार ने अपने लंदन से कुछ अंग्रेजों को बुलाया। वो अंग्रेज मजदूर जो थे, अब मजदूर यहां पर जब मजदूरी करने आए तो यहां पर उन्होंने रेल की पटरियां बिछाई और क्या बिछाए, और टेलीफोन के तार बिछाने स्टार्ट कर दिए। उनमें इतना समय लग गया कि वो बेचारे आंग्ल भारतीय यहां पर रहकर, जो लंदन से आए थे अंग्रेज, अब वो यहां पर रहकर उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली, क्योंकि वो जा ही नहीं पाए, क्योंकि मजदूर थे ना। अब मजदूरों को आने का हुक्म तो अंग्रेजी सरकार ने दिया था, लेकिन जाने का हुक्म देना भूल गई थी। इन द सेंस उनके लिए व्यवस्था ही नहीं कर पाई कि वो जा सके। अब अंग्रेज तो भारत को आजाद करके चले गए, लेकिन वो जो अंग्रेज मजदूरी करने यहां पर आए थे वो यहीं पर रह गए और उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली। अब भारतीय महिलाओं से शादी करने के बाद जो संतान हुई वो कहलाई आंग्ल भारतीय। अब एंग्लो इंडियन होते तो एक्चुअली इंडियन ही है, ये होते भारत के नागरिक हैं, क्योंकि इनका जन्म तो भारत की भूमि पर हुआ है। समझे? तो वह भारतीय जो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन भारत में निवास भी कर रहे हैं और भारत में काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिनके पुरुष पूर्वज ब्रिटिश मूल के होते हैं, उन भारतीयों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। समझे? जैसे कि मान लो कल को मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं,
ठीक है, जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हूं, मैं भारत में काम भी कर रहा हूं, भारत में रह भी रहा हूं, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो ब्रिटिश मूल के थे और मेरे पिता ने यहां शादी की थी भारत में, तो इसका मतलब मैं हो गया एंग्लो इंडियन। दैट्स इट, इतना ही कह रहा हूं मैं। और जो मेरे पिता थे वो भारत में आए थे केवल रेल की पटरियां और टेलीफोन के तार बिछाने। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुए एंग्लो इंडियन। तो आप लिख सकते हैं कि हु इज एंग्लो इंडियन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु, तो आप लिख सकते हैं कि यह भारत के नागरिक होते हैं, यह भारत के नागरिक होते हैं, यह भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन इनके पुरुष पूर्वज, लेकिन इनके पुरुष पूर्वज केवल पुरुष होने चाहिए, फीमेल नहीं, केवल इनके पुरुष पूर्वज ब्रिटिश मूल के हों, ब्रिटिश मूल के हैं, मूल के हों, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो कुल मिला के मैं बात को समझा चुका हूं कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्या होता है कि जो एंग्लो इंडियन, जो 2 सदस्यों की संख्या का जो एंग्लो इंडियन था, वो लोकसभा में मनोनीत होते थे। भाई ठीक है, भाई लोकसभा में कौन होते थे? ये तो होते थे लोकसभा में। तो 2 सीटों पर लोकसभा में यह प्रथा रही थी 1950 से, सॉरी, लोकसभा के पहले चुनावों से 1952 से लेके और हमारे 2019-2024 तक यह प्रथा रही थी, 2019 तक, कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय के रूप में मनोनीत करता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन केवल, ठीक है, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उस एंग्लो इंडियन में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉलिटिशियन नहीं है या लोकसभा का मेंबर नहीं बनने के लिए योग्य ही नहीं है, तो किसी को गली से उठाया बना दिया लोकसभा मेंबर, ऐसा नहीं हो सकता। वह एक अच्छा पॉलिटिशियन होना भी चाहिए। तो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में, ठीक है, हर 5 वर्ष बाद। लेकिन अब क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम किया कि 25 जनवरी 2020 को 25 जनवरी 2020 को 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लोकसभा में मनोनीत होने वाले एंग्लो भारतीयों की प्रथा को, कि लोकसभा में मनोनीत होने वाले एंग्लो भारतीयों की प्रथा को, मनोनीत होने वाले एंग्लो भारतीयों की प्रथा को, एंग्लो भारतीयों की प्रथा को, एंग्लो भारतीयों की प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया। समाप्त कर दिया भाई साहब, ठीक है। और यह कब किया था? 2020 में किया था। अब आप कहेंगे कि सर चुनाव तो 2019 में हो गए थे। चलिए इसका भी समझा देते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में चुनाव हुए थे 2014 में एक तो, और फिर जाके हुए 2019 में। तो 2019 में तो चुनाव हो गए थे। चुनाव हो जाने के बाद भाई 2019 के मई में, मान लीजिए कि मई में चुनाव हुए और रिजल्ट आ गया करीबन कब, मान लो अप्रैल, मान लीजिए कि सब अप्रैल मई सर चुनाव चलते हैं, और अप्रैल मई के चुनाव के बाद करीबन ये मान लीजिए कि जून में जाके रिजल्ट आ जाता है और उसी दिन शपथ हो जाती है, मतलब अगले दिन। ठीक है, तो 4-5 दिन के गैप में शपथ भी हो गई, मतलब जून में 2019 की जून में नई सरकार बन जाती है। ठीक है, अब सर लेकिन ये कानून तो 2020 में जाके बनाए सर, तो क्या यहां पर जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उनका कैबिनेट पूरा सज रहा था, जब सरकार बन गई थी, तब कानून बनने के पहले से क्या ये चीज लागू थी? नहीं। यानी 2019 में अंतिम बार ऐसा बताया गया कि अंतिम बार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया गया था। हाँ जी, क्योंकि
चुनाव तो भाई साहब पहले हो चुके थे ना, कानून तो बाद में बना था। और जब कानून बाद में बनेगा तो 2020 के बाद, यानी चुनाव कब हुए हैं 2024 में। अब ये जो 2020 का जो कानून होगा ये 2024 में लागू होगा, 2019 में नहीं होगा, क्योंकि कानून तो बाद में बना है, चुनाव पहले हो चुके थे, इसलिए इस प्रथा को वहां पर आजमाया जाएगा। लेकिन इस प्रथा को कानून के बाद अब जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो 24 के चुनाव हो, चाहे वो 2029 के चुनाव हो, और चाहे वो 2034 के चुनाव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना कि अब कानून बनने के बाद आगे आने वाले चुनावों में लोकसभा में 2 सीटों पर एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, कानून बनने के बाद होने वाले चुनावों में। लेकिन कानून बनने से पहले जो चुनाव हो चुके थे उनमें अंतिम बार 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया गया था। उनका नाम क्या था, यह नाम पूछा जाएगा कि भारत में एंग्लो इंडियन मनोनीत होने वाले 2 अंतिम व्यक्ति कौन थे, इनका नाम पूछा जाएगा। भारत में एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यह पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, इसकी बात भी मैं बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अंतिम यानी अंतिम बार की बात करें, और ये लास्ट था 2019 में जब एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया था, तो ये अंतिम था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो चुनाव होंगे वो कानून बनने के बाद होंगे, और इन चुनावों में यह प्रथा लागू रहेगी। इसलिए अब जो चुनाव हुए हैं इनमें यह प्रथा लागू है, और इसलिए इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं पहले कि 2019 के चुनावों में 2019, तो लिख लेते हैं कि 2019 के चुनावों में 2019 के चुनावों में अंतिम बार 2019 के चुनावों में अंतिम बार लोकसभा में मनोनीत होने वाले 2 आंग्ल भारतीय, लोकसभा में मनोनीत होने वाले 2 आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय कौन थे, जरा इनका नाम बता सकते हैं? चलिए, तो पहले थे जॉर्ज बेकर और एक थे रिचर्ड हे। कौन थे? जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। इनका नाम लिख सकते हैं आप, तो लिख लीजिए। इनका नाम है, ये पॉइंट्स हैं कुछ, है ना। चलिए, एक का नाम है जॉर्ज बेकर, और एक का नाम है रिचर्ड हे। एक का नाम है रिचर्ड हे। ठीक है, जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। चलिए, इनको मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार। एक का नाम था जॉर्ज बेकर और एक का नाम था रिचर्ड हे। ओके, ये 2 ही अंतिम व्यक्ति थे जिनको मनोनीत किया गया था एंग्लो इंडियन के रूप में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि पहला एंग्लो भारतीय, पहला, आप देख सकते हैं कि लोकसभा में मनोनीत होने वाला पहला आंग्ल भारतीय कौन था? पहला एंग्लो इंडियन कौन था? फ्रैंकलिन एंथोनी। कौन था? फ्रैंकलिन एंथोनी। ये हमारी लोकसभा में पहला मनोनीत होने वाला एंग्लो इंडियन था, फ्रैंकलिन एंथोनी। चलिए, तो इसका नाम भी याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और फ्रैंकलिन एंथोनी आप सभी को पता है, रिचर्ड हे, जॉर्ज बेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन फिर उठता है, अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कौन कौन भाग लेता है? भाई, संसद के
दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरे नंबर पर यूटी के, जहां यूटी और यूटी में जहां विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां विधानसभा है, तो यहां के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी मुझे कहीं भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में मुझे कहीं भी मनोनीत सदस्य वोट देता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाला मनोनीत सदस्य जो कि एंग्लो भारतीय था, उसका नाम क्या है? डेरेक ओब्रायन। तो देखेंगे सभी कि राष्ट्रपति के मतदान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऐसे लिखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने वाला मनोनीत सदस्य, और ये पता है कौन था? ये आंग्ल भारतीय था और लोकसभा से और था। आंग्ल भारतीय था, और आंग्ल भारतीय कहां पर आते हैं? आंग्ल भारतीय आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में तो नहीं आते ना, राज्यसभा में तो कला, साहित्य, विज्ञान से आते हैं। तो आंग्ल भारतीय था, उसका नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम था डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन जो था, ये था हमारा आंग्ल भारतीय, और जो कि कहां से था? तृणमूल कांग्रेस से था। कहां से था? तृणमूल कांग्रेस से। चलिए, तो ये थे आपके नाम, इनको नामों को अच्छे से कर लेना। एक तो जॉर्ज बेकर रिचर्ड है, और एक है आपका फ्रैंकलिन एंथोनी। इस नाम को भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस खत्म हो गए, एंग्लो इंडियंस की प्रथा खत्म हो चुकी है। 2024 के चुनावों में जाके देख सकते हो कि लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं बैठेगा मनोनीत होने वाला। हां, कोई एंग्लो इंडियन है और वो चुनाव जीत कर आया है, निर्वाचित तरीके से आया है, तो बात अलग है। तो ये मत कह देना सर लोकसभा में एंग्लो इंडियन तो बैठा है, मैंने कल देखा था। अरे भाई, वो निर्वाचित होकर बैठा होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो अभी गए हैं, जॉर्ज बेकर रिचर्ड है, अभी गए, क्योंकि 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, 19 में नियुक्त हुए, 5 साल रहे, ठीक है, हट गए। चलिए, तो अब आते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। चले, डालें टॉपिक फटाफट से। तो आप डाल सकते हैं, टॉपिक का नाम है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। चलिए, अब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की हम बात करें तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी यानी दो होते हैं। जैसे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन थे? सभापति और उपसभापति। ऐसे ही लोकसभा के दो पीठासीन अधिकारी हैं। पहले कौन है? अध्यक्ष, और दूसरे हैं उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, तो दोनों को डाल देते हैं पहले। तो लोकसभा के दो पीठासीन अधिकारी हैं। पहले का नाम है अध्यक्ष, जिसको कहा जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और दूसरे का नाम क्या होता है? चलो इनको बता देते पहले, देखें। तो पहले आते हैं हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, इसका निर्वाचन कैसे हो सकता है, इसकी पद रिक्तता कैसे हो सकती है, ये बताना पड़ेगा हमको। हाँ जी, बिल्कुल। यानी लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करें, ठीक है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो चुना कैसे जाता है, इसको हटाया कैसे जाता है,
और ये त्याग पत्र किसको देता है, ये सारी बातें देखेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य देख लेंगे। ठीक है, और यहां पर आपका लोकसभा खत्म हो जाएगा। उपाध्यक्ष के इतने कोई कार्य नहीं है। उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर तो केवल तब काम करता है जब स्पीकर मौजूद नहीं होता। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं अध्यक्ष की। सबसे पहले अभी फिलहाल में लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो ये लोकसभा के अभी स्पीकर हैं, यानी प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के अभी स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, जो 2019 में भी रहे 24 तक, अब 24 से लेके 29 तक रहेंगे। इनका 2 बार टर्म हो चुका है भाई साहब। और ओम बिरला राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के कोटा क्षेत्र से सांसद हैं। कहां से? कोटा से। ये कोटा से एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जिसे भारत का उपराष्ट्रपति कहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र का निर्वाचित अधिकारी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता वो, क्योंकि उपराष्ट्रपति हो ही नहीं सकता। बस राज्यसभा सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए व्यक्ति को। राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर में यही अंतर है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कहीं का भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो उसी राजनीतिक पार्टी का या सत्तारूढ़ या रूलिंग पार्टी के किसी भी क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। सबसे बड़ी बात है, यानी आप देख लिए ओम बिरला कोटा के एमपी हैं, कोटा क्षेत्र के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, और बीजेपी के आदमी है, बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में भी, उसके आदमी है अध्यक्ष। लेकिन आपने कभी जगदीप धनखड़ को किसी पार्टी से बिलोंग करते नहीं देखा होगा, और वो कहीं के अधिकारी, वो कहीं के निर्वाचित प्रतिनिधि है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। तो अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पहले बात कर लेते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। सर इसका इलेक्शन समझाइए आप। देखिए, इसकी इलेक्शन की हम बात करें तो इसका इलेक्शन कैसे होता है, चलो स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। ठीक है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनावों में देखें तो 552 सीटों पर चुनाव होता है, यानी 550 सीटों पर चुनाव होता है, ये मान लो। लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव होता है। जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में आती है, वो अपनी सरकार बनाती है। तो सरकार के बनने के बाद जब लोकसभा का पहला सेशन होता है, और आप सभी को पता है कि प्रत्येक लोकसभा के आम चुनावों के बाद, यानी पब्लिक इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि लोकसभा का जो पहला संबोधन होता है, लोकसभा की जो पहला अधिवेशन होता है, उसकी संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जब राष्ट्रपति लोकसभा के पहले अधिवेशन को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, तो उसमें वो एक व्यक्ति का, अब लोकसभा का पहले अधिवेशन कब होता है? जब प्रधानमंत्री की शपथ हो जाती है, मंत्रिमंडल बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनावों के बाद कोई भी रूलिंग पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में आ गई और उस बहुमत वाली पार्टी ने सरकार बना ली। सरकार बनने का सेंस है इन द सेंस कि प्रधानमंत्री पद ने शपथ ले ली और मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी अभी जैसे बीजेपी की बात करें, बीजेपी लोकसभा चुनावों में जीती, जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और पूरा मंत्रिमंडल बनाया। पूरा मंत्री परिषद बनाने के बाद जब ये पूरी सरकार और एंटी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये जाती है कहां पर? लोकसभा के पहले सेशन में। जब ये लोकसभा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लोकसभा में एंट्री करते हैं तो राष्ट्रपति इनके सामने खड़ा होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करता है? पूरी लोकसभा सदन को एड्रेस करता है। लोकसभा सदन को एड्रेस करने के बाद फिर क्या करता है कि वह लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराता है, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए उसका चेयरमैन होना जरूरी है, उसका स्पीकर होना जरूरी है। अब लोकसभा अध्यक्ष तो है ही नहीं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष तो पूरी सरकार के बीच में कहीं और बैठा है। अब क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसने अपनी सरकार बनाई थी चुनावों के बाद, जो बहुमत से जीती थी या अलायंस में जीती, डजंट मैटर, सरकार बना ली ना। ठीक है, तो सरकार जिसने बनाई है वो रूलिंग पार्टी क्या करती है? अपने में से किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करती है कि हमारी पार्टी से ये वाला व्यक्ति स्पीकर होगा यदि जीता तो। ठीक है,
अब ऐसे ही नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने लोकसभा में स्पीकर को यानी ओम बिरला जी को कैंडिडेट बना दिया। लेकिन ओम बिरला जी खड़े हो गए, ठीक है साहब। अब ओम बिरला जी को कितने मतदान आते हैं, और उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के पहले सेशन के समय एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देता है। वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न कराता है। चुनाव के हो जाने के बाद फिर वो प्रोटेम स्पीकर अपनी जगह से उठता है और आने वाले जो लोकसभा स्पीकर होता है वो उस कुर्सी में बैठ जाता है। बस। तो एक ही बात है कि लोकसभा के चुनावों के बाद जब लोकसभा का पहला सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, वह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराता है, और जो भी लोकसभा स्पीकर जीतता है वह उसे अपनी कुर्सी सौंप देता है, और फिर बाद में लोकसभा की कार्यवाही चलती है। ठीक है, ऐसे ही ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और लोकसभा के हर सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा का निर्वाचन आप देख सकते हैं कि लोकसभा का देखें अध्यक्ष का निर्वाचन, इसमें लिख देंगे कि अध्यक्ष का निर्वाचन यानी स्पीकर का इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, लोकसभा चुनावों के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद उन्हीं सदस्यों के बीच में से किया जाता है। लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा के सदस्यों के, लोकसभा सदस्यों के बीच में से, सदस्यों में से ही किया जाता है। सदस्यों में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सत्तारूढ़ सरकार यानी रूलिंग पार्टी के द्वारा ही लोकसभा स्पीकर जीतता है, हमेशा से ऐसा हुआ है। ठीक है, इस बार ऐसा काफी डिबेट हो गई थी कि अब की बार ऐसा बताया जा रहा था कि लोकसभा जो स्पीकर है वो एंटी पार्टी का बन सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखो, जो भी स्पीकर बनता है वो रूलिंग पार्टी का ही बनता है, और ये सब कहने वाली बात है, मनगढ़ंत वाली बात है। राजनीति पर काला धब्बा लगाते हैं लोग, कुछ लोग, कि भाई रूलिंग, आप ये मुझे एक चीज बताइए यार, कि कोई सरकार है, मेजॉरिटी में आई है या अलायंस से सरकार बनाई है, डजंट मैटर। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी, जो पार्टी रूलिंग में आ चुकी है, सरकार में आ चुकी है, वो एंटी पार्टी का लोकसभा स्पीकर क्यों बनाएगी भाई? सरकार को अपना फायदा करना है, नुकसान करना है? मुझे एक चीज बताइए, सरकार को अपना फायदा करना है या नुकसान करना है? भाई फायदा करना है, और सरकार को अपना फायदा करना है तो वो अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को तो जिताएगी। एंटी पार्टी का कहां से लोकसभा स्पीकर आ गया भाई? हाँ, डिमांड इस पे थी कि चलिए ठीक है, लोकसभा स्पीकर आप अपनी पार्टी का चुन लीजिए, इसे भी बीजेपी के हैं ओम बिरला, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए वो एंटी पार्टी का होना चाहिए। अब डेप्यूटी स्पीकर भी अपनी रूलिंग पार्टी का ही बना, तो कुल मिलाकर ये बाध्यकारी नहीं है, इच्छा है बनाओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वैसे कभी कभार ऐसा हुआ है कि स्पीकर तो हमेशा, स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का ही बना है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कभी कभार अपोजिशन के बन जाते हैं। ठीक है, यदि रूलिंग पार्टी चाहे तो, नहीं चाहे तो फिर तो किसी के माई के बाप में दम नहीं है। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष का चुनाव। अब इसकी बात कर लेते हैं पद की रिक्तता क्या है। तो पद की रिक्तता, देखो मैं एक्चुअली, आप ये कहते हैं कि सर बीजेपी क्यों? एक्चुअली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक तो हूं नहीं, आइडियोलॉजी पसंद कर सकता हूं, ये बात मैं कह सकता हूं। हाँ, थोड़ी बहुत भी जानकारी है, दोनों की चीजों को देखता रहता हूं। देखो, 70 साल में कांग्रेस ने अपना राज किया, कांग्रेस ने अपनी मनमानी की, सीधी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि जब कांग्रेस ने अपने 70 सालों 75 सालों में राज किया, अपनी सरकारों से प्रधानमंत्री बनाए, तो राज तो उन्होंने भी किया, चीजें उन्होंने भी की। अब राज बीजेपी सरकार का है,
तो सरकार ये भी राज कर रही है, अपने तरीके से काम कर रही है। यानी हर सरकार किसी एक दूसरे पर दोष डालने के बजाय, आपको पता है कि हर सरकार, देखो आपके बाहर पॉलिटिक्स होती है, आप सुने, एक कान से सुने एक कान से बाहर निकालें, अच्छा लगता है। लेकिन इस बात को यकीनन मान के चलिए कि हर जो भी सरकार बनी है, चाहे वो विधानसभा की सरकार हो, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर बने, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब सरकारें बहुमत में आई हैं तो उन्होंने हमेशा अपने हिसाब से ही काम किया है, दूसरे के हिसाब से काम नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले 70 सालों में, तो जब बीजेपी की बात को कोई नहीं सुनता था, अपोजिशन को ठुकरा दिया जाता था, यह बात हकीकत थी। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार कांग्रेस के साथ यही कर रही है। ठीक है, भला कोई नहीं है, अच्छा कोई नहीं है, तो बुरा भी कोई नहीं है। मैं तो सीधी बात कहता हूं, यही बात है और क्या है। क्योंकि कोई भी पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और वो दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। हाँ, फर्क कितना हो सकता है कि कौन कितना अच्छा, कौन कितना बुरा है, या कौन कितना पानी में है और कौन कितना दूध में है। बस इतनी सी बात है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल पार्टी पूरी बुरी है या ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी बुरी है, ऐसा नहीं हो सकता। उतना इतना नहीं होता, बीच में एग्जिस्ट करती है हर चीज, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई थॉट हो, चाहे कोई इंसान हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। पद रिक्तता की बात करते हैं। देखो, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कब रह सकता है, कब नहीं रह सकता। या तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे, या उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दे। ठीक है, तो स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर यदि लोकसभा का स्पीकर अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे भी देता है उपाध्यक्ष को कि भाई डेप्यूटी स्पीकर आप मेरी सीट पर आ जाइए, मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो कुल मिला के एक तो स्थिति में यह हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी कारण से यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे, अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे तो पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या आती है। यदि मान लो लोकसभा का स्पीकर, अभी वो जिस पार्टी का है, अभी ओम बिरला जो है वो बीजेपी से आते हैं। कहां से आते हैं? बीजेपी से। मान लीजिए कि कल को ये पार्टी को छोड़ देते हैं, कल को ये बीजेपी से रिजाइन कर देते हैं, तो बीजेपी से रिजाइन करने के बाद, यानी बीजेपी छोड़ी, सॉरी मैं भूल गया, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब कल को ये बोल देते हैं कि कल ओम बिरला ये बोल दें कि आज से और अभी से मैं लोकसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता। यानी ये कह देते हैं कि लोकसभा का सदस्य मतलब मैं कोटा का एमपी का पद त्याग रहा हूं। यदि इन्होंने कल को यह बोल दिया कि मैं कोटा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद त्यागता हूं, तो याद रखना, यदि लोकसभा का स्पीकर अपनी संसद की सदस्यता को त्याग देता है तो वो उसी दिन से लोकसभा का स्पीकर नहीं रहता। तो आप लिख सकते हैं कि यदि अध्यक्ष अपने लोकसभा की सदस्यता को त्याग दे, अपनी लोकसभा की सदस्यता को त्याग दे तो समझ जाना कि वो उस दिन से लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा। क्योंकि लोकसभा का स्पीकर बनने की पहली शर्त है कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त मैं बता देता हूं। तीसरी शर्त यह है कि मान लीजिए एक तो त्यागपत्र है और दूसरा है लोकसभा की मेंबरशिप। तीसरा यह है कि लोकसभा का स्पीकर अच्छे से लोकसभा को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है, उसको वर्क नहीं दे पा रहा है, उसको तरीके से चला नहीं पा रहा है। तो याद रखना, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्य करने में असमर्थ है या अयोग्य है तो लोकसभा के मेंबर मिलकर उसे बहुमत से बिल पारित करके, संकल्प पारित करके, रिजोल्यूशन पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटवा सकते हैं। तो आप लिख दीजिए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके, यानी रिजोल्यूशन पारित करके
संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को बर्खास्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुमत नहीं चाहिए, बर्खास्त कर सकते हैं। हाँ, अब ये कह सकते हैं राज्यसभा की सहमति, ठीक है, लेकिन लोकसभा, हाँ, जैसे राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों का बहुमत और लोकसभा की सहमति। तो लोकसभा की सहमति इसलिए चाहिए क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा ने भाग लिया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए राज्यसभा की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी बहुमत की आवश्यकता है। केवल और केवल लोकसभा में मौजूद जो सदस्य हैं उनका 2/3 मत निकालिए और लोकसभा के स्पीकर को बर्खास्त कर दीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और यहां तक ये रखते हैं, यानी हमारे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और लोकसभा को फिनिश करेंगे। चलिए, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।